हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में आपका स्वागत। जैसा कि जान रहे हो बीपीएससी का एग्जाम अब सैटरडे को होने वाला है। तो लास्ट टाइम में पॉलिटी को रिवाइज करने का दिन था। तो टोटल पॉलिटी में हम लोग क्या क्या देख लिए, फंडामेंटल राइट देख लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज देख लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल देख लिए, प्रेसिडेंट देख लिए, इलेक्शन देख लिए, इमरजेंसी देख लिए। अब लास्ट 2-3 टॉपिक और बचा हुआ है जो इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार के एग्जाम में, क्योंकि पॉलिटी से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहेगी, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, नए थॉट्स यहीं से मिलेंगे, नए क्वेश्चन भी यहाँ मिलेंगे। तो अभी 2 टॉपिक देखेंगे हम लोग, एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एक कैग। दोनों इंपॉर्टेंट है और तुमको एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन अटॉर्नी जनरल से भी मिलता है और कैग से तो मिलता ही मिलता है। कैग दैट इज कॉल्ड कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 2 टॉपिक हम लोग यहाँ पे देखेंगे जल्दी से। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में सबसे पहले हम लोग सब पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन भी देखेंगे साथ में हम लोग। जो एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, उसको देख के भी समझ में आ जाएगा कि क्या क्या एग्जाम में पूछा जा रहा है। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 76, ठीक है, आर्टिकल नंबर 76 बताता है कि एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से व्यक्ति होगा जो एक्चुअल में, देखो समझो, किताब को बाद में समझना, पहले समझो कि ये है कौन। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी फर्म है, कोई भी इंसान होता है तो उसको ना एक जरूरत पड़ती है वकील की। तो सरकार का ये वकील है, मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये वकील है। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से किसी भी कोर्ट में जाने के लिए ऑथराइज्ड है। ठीक है, ये चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, वो भारत सरकार के तरफ से जाएगा कोर्ट में सरकार को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। एग्जाम में कभी एग्जाम यही पूछा जाता है कि हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। ठीक है, हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, तो वो आपका कौन हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको अपॉइंट कौन करता है, जब भी किसी का नाम, किसी पद को पढ़ो तो वहां पे 4-5 क्वेश्चन देखना होता है। एक अपॉइंटमेंट कौन करेगा, उसको पद से हटाएगा कौन, पद से हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, उसको सैलरी कितना मिलेगी, कितना दिन तक वो नौकरी करेगा, ये सारे 5-6 चीज हम लोग को जानना होता है। तो पहला व्यक्ति आ गया कि हमारा प्रेसिडेंट साहब जो होंगे वो उसको अपॉइंट करते हैं। ऑब्वियस बात है कि मंत्रिमंडल से पूछकर ही करते हैं, बट किताब में यही लिखा है कि प्रेसिडेंट साहब उसको अपॉइंट करते हैं। तो एग्जामिनेशन में पूछेगा तुमको कि उसको अपॉइंट कौन करता है, तो उसको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, कौन व्यक्ति को करेंगे, हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज की जो क्वालिफिकेशन होती है वही क्वालिफिकेशन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की भी होगी। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट ऑथोरिटी, अपॉइंटिंग ऑथोरिटी कौन होंगे, तो जब नोट करते चले जाओ, अपॉइंटिंग ऑथोरिटी जो हो गए वो हो गए आपके दी प्रेसिडेंट। ठीक है, वो हो गए आपके प्रेसिडेंट महोदय। अच्छा, क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो क्वालिफिकेशन जो होगी इसके लिए वो होगी क्वालिफिकेशन सेम एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलो ये कहाँ बातें लिखी हुई है, ये आर्टिकल 76 के 1 में। आर्टिकल 76 पूरा डील करेगा अटॉर्नी जनरल को, उसमें सब सेक्शन 1 जो है वो इस क्वालिफिकेशन और अपॉइंटिंग अथॉरिटी के बारे में बात करता है। तो 1 नंबर हो गया अपॉइंट कौन करेगा, दूसरा हो गया क्वालिफिकेशन क्या होगा, तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल, उसकी ड्यूटी क्या है, तो गिव एडवाइस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर, जो भी लीगल मैटर्स होंगे, जो भी कोर्ट के मैटर होंगे उसमें वो सरकार को सलाह देने के लिए है। एंड परफॉर्म सच एज ड्यूटी एज लीगल कैरेक्टर एज मेनी फ्रॉम द टाइम टू टाइम रेफर टू द असाइन टू हिम, जो भी प्रेसिडेंट साहब उनको बोलेंगे लीगली काम करने के लिए उस सारे कार्यों को वो करेंगे। बेसिक उनका काम रहता है कि सरकार को कोर्ट में रिप्रेजेंट करना। In the performance of his duty, the Attorney General shall have the right to audience in all court, जो बार बार हम बोल रहे हैं कि वो किसी भी भारत के अंदर किसी भी कोर्ट में भारत सरकार को रिप्रेजेंट करने के लिए वो वहां जाके बैठ सकता है, वो उस सुनवाई में भाग लेगा, वो उस डिबेट में भाग लेंगे। ठीक है, तो ये राइट है, कहां लिखा हुआ है, आर्टिकल 76 के 3 में। ठीक है, अटॉर्नी जनरल जो होंगे उसका ऑफिस जो होगा वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, 2 पॉइंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये पॉइंट है, पहला जो हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम करते हैं इसको इसलिए कि देखो, जब भी किसी की नौकरी लगती है तो उसमें एक टेन्यूर होता है, वो कितने दिन के लिए होगा, वो 5 साल के लिए होगा, वो 6 साल के लिए होगा, वो 65 साल की उम्र के लिए होगा, हर जगह रहता है। बट अटॉर्नी जनरल के जाने में कोई टेन्यूर डिफाइन नहीं है, पहला बात, कोई टेन्यूर डिफाइन नहीं है। दूसरा पॉइंट, उसको अगर हटाना चाहे, ठीक है, अगर उसको हमको रिमूव करना है उस पोस्ट से,
ठीक है, अगर रिमूव करना है तो रिमूव करने का प्रोसेस क्या होगा, ये सारी बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई है। क्यों नहीं लिखी, दिमाग में थोड़ा सा जोर डालो। देखो ये एक्चुअल में वकील है, ठीक है, ये सरकार का वकील है। तो मान लो कि तुम कोई व्यक्ति हो, तुमको अगर अपना वकील रखना है तो तुम अपने मर्जी से रखोगे, ठीक है, तुम किसी के दबाव में आकर नहीं रखोगे। जैसे मान लो डॉक्टर, वकील, टीचर, ये सब इंसान अपनी मर्जी से रखता है, वहां पे कोई दबाव नहीं हो सकता। तो चूंकि जो व्यक्ति है वो उसका अपना पर्सनल चॉइस है कि वो किससे इलाज करवाए, वो किसको अपना वकील नियुक्त करे, वो किससे पढ़े, ये उसका अपना पर्सनल चॉइस है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर चुप हो गई कि चूंकि सरकार जिसको चलानी है वो जाने कि उसको किसके थ्रू अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर कोई केवल एक कंडीशन रख दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज का जो कंडीशन होगा वही कंडीशन, बाकी तुमको जिसको रखना है रखो, जब तक रखना है रखो। जनरली क्या होता है कि मान लो कि अभी सरकार चल रही है तो वो जैसे सरकार बनी, ठीक है, तो वो अपने जो पुराना वाला अटॉर्नी जनरल होगा वो रिजाइन कर देगा, क्योंकि वो जान रहा है कि जो व्यक्ति आया वो हमको रखेगा नहीं, वो रिजाइन करके चला जाएगा। ठीक है, सरकार ने एक किसी व्यक्ति को चुन लिया, सरकार 5 साल तक चली, वही व्यक्ति 5 साल तक सरकार को रिप्रेजेंट करता रहा। जैसे सरकार चेंज होगी ऑटोमेटिकली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया खुद से रिजाइन करके चल जाते, चलो भाई मेरा तो हो गया, मेरा क्लाइंट ही चला गया तो हम हैं किस बात के, मतलब एक्चुअल में उस अटॉर्नी जनरल के लिए सरकार क्या, उसका क्लाइंट है। तो जब क्लाइंट ही चला गया तो हम अब रह के क्या करेंगे, इसीलिए वहां पर टेन्यूर डिफाइन नहीं है। ठीक है, रिमूव करने का प्रोसेस डिसाइड नहीं किया गया है, वही चीज लिखा गया, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। यहां पर प्रेसिडेंट के प्लेजर से, प्रेसिडेंट जब चाहे, प्रेसिडेंट मतलब क्या हुआ, जो सरकार है वो जब चाहेगी उसको हटा सकती है, तो वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है। एंड शैल रिसीव सच रिनोवेशन एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन। मस्त बात यहां पर यह है कि उसकी सैलरी कितनी होगी ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता है, क्योंकि वकील है, जो मेरा मन करेगा हम वही देंगे। ठीक है, तो यहां पर सैलरी क्या होगी वो भी प्रेसिडेंट साहब डिसाइड करेंगे, यहां पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चुप रहेगा। कंडक्ट ऑफ गवर्नेंस बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है, ही हैज द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड द जॉइंट सिटिंग। बस यही दूसरा पॉइंट है इसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1। अब सेकेंड पॉइंट ये है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो पार्लियामेंट में किसी हाउस का मेंबर नहीं है, ना लोकसभा का मेंबर है ना राज्यसभा का मेंबर है। इसको और समझो मजेदार चीज, जैसे 74 से लेके 78 तक कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जीक्यूटिव को पढ़ाया गया है, एग्जीक्यूटिव को पढ़ाया गया, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पीएम, यही सब पढ़ाया गया। 74 के बीच में देखो 76 में अटॉर्नी जनरल पढ़ाया, यानी ये जो है ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ये जो है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। लेकिन मजेदार चीज क्या है, जो आप एग्जीक्यूटिव देख रहे हो, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मिनिस्टर्स हो रहे हैं वो कौन है, वो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, किसी के तो मेंबर होंगे जरूर। ठीक है, तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो मंत्री है, इसलिए वो एग्जीक्यूटिव है। ये व्यक्ति चुनाव में भाग नहीं लिया, ठीक है, लेकिन मजेदार चीज क्या है, वो इसी में अंतर आता है कि वो इलेक्टेड वाले एग्जीक्यूटिव है, ये सिलेक्टेड वाला एग्जीक्यूटिव है। जैसे आप पास कर जाओगे एग्जाम तो आप भी बनोगे एग्जीक्यूटिव, कौन सा एग्जीक्यूटिव, आप सिलेक्टेड वाले बनोगे, जो एग्जाम देके सेलेक्ट हो के आए। और ये जो एमपी होंगे या पीएम होंगे, ये कौन से एग्जीक्यूटिव है, ये इलेक्टेड, ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके जीत के आए। दो अलग अलग प्रोसेस है, बनना दोनों को एग्जीक्यूटिव ही है। तो ये एग्जीक्यूटिव है और इसके पास एक राइट है कि ये लोकसभा या राज्यसभा किसी के बैठक में जाकर बैठ सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन घुमा घुमा के खूब पूछता है कि वो कौन व्यक्ति है जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है फिर भी पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करेगा, वो व्यक्ति कौन होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसके पास राइट क्या क्या है, वो वहां पर, ठीक है, उसमें वो वहां पर बैठ सकता है, ठीक है, वो सिटिंग करेगा, चलो बैठेगा। दूसरा, वो बोल भी सकता है, उसको अपनी राय देने का अधिकार है। वही बात यहां लिखा हुआ है कि वो जो है स्पीक करेंगे, बोल भी सकते हैं और टेक पार्ट भी करेंगे। वो पार्लियामेंट के दोनों हाउस, किसी हाउस में, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में किसी जगह बैठने के लिए ऑथराइज्ड है और वहां पर बोलने के लिए भी ऑथराइज्ड है। बट एक राइट नहीं मिलता है, वो कौन सा राइट होगा, उनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। जब वोटिंग होगा पार्लियामेंट में तो इनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सिलेक्टेड वाले एग्जीक्यूटिव है, इलेक्टेड वाले नहीं है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के साथ ये वाला पॉइंट
जुड़ा रहता है। जैसे अब एग्जाम में क्वेश्चन तुमको दिखेगा हमेशा कि ये बार बार यही क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछता रहता है। उसके बाद देखते हैं, ही एंजॉय द प्रिविलेज एंड रिलेशन इम्यूनिटी दैट अवेलेबल टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का दर्जा, इसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा इनको प्राप्त है। ठीक है, आर्टिकल 165(1). अब इसी का चलो स्टेट में, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वैसे ही सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, वैसे ही सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होगा, वो होगा आपके स्टेट में। तो गवर्नर वहां पर, तो अगर बात करेंगे हम स्टेट की, राज्यों की, तो वहां पर प्रेसिडेंट साहब चुन रहे थे, तो यहां कौन चुनेंगे, यहां पे चुनेंगे गवर्नर साहब चुनेंगे। वहां अटॉर्नी जनरल था, यहां क्या होगा, यहां होगा सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ स्टेट होगा। तो वैसे ही यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 165, द गवर्नर ऑफ ईच स्टेट शैल अपॉइंट ए पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट ऑफ द एडवोकेट जनरल, सॉरी इसको एडवोकेट जनरल बोला है, तो एडवोकेट जनरल। तो जो वहां पर कंडीशन क्या था कि सुप्रीम कोर्ट के जज होने की जो क्वालिफिकेशन है वो होगी अटॉर्नी जनरल की, वैसे ही एडवोकेट जनरल की क्वालिफिकेशन क्या होगी, हाई कोर्ट के जज होने की। ठीक है, सेम चीज है, बस डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। वो स्टेट गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स पर एडवाइस करेगा, वो फर्स्ट लीगल एडवाइजर होगा उस स्टेट गवर्नमेंट का, और ही शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। जैसे वहां पे प्रेसिडेंट साहब के प्लेजर पर वो नौकरी कर रहे थे, वैसे यहां पर ये गवर्नर साहब के प्लेजर पर नौकरी करेगा। हम क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा गया, हु एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स पर कौन एडवाइस कर सकता है, तो वो एडवाइस कौन करेंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यही हम पढ़ा भी रहे थे अभी तब से। आगे देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन तुम्हारा यूपीएससी आईएएस 2000 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट है, पढ़ लो। पहला पॉइंट बोलता है, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलो ये पॉइंट तो सही है, अभी हमने देखा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको अपॉइंट करते हैं। ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज आर रिक्वायर्ड फॉर ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यस, ये कंडीशन है, ये भी सही है। अगला कंडीशन, ही मस्ट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। क्या ऐसा होगा, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर कौन होते हैं, जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके आ रहे हैं, तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते हैं। ही कैन बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट। हमने बताया वहां पे कोई प्रोसेस डिफाइन ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, सो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। एक कौन सही, कौन सा है, एक और दो सही है, आपका आंसर हो जाएगा ए। दूसरा क्वेश्चन देखो, विच ऑफिसर टू ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इवन दो ही इज नॉट ए मेंबर। बताओ कौन ऑफिसर, भारत सरकार का कौन सा ऑफिसर है जो पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में पार्ट लेगा बट पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होगा। अभी बार बार बता रहे थे, यही खूबी किसमें है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में है। वो खूबी किसमें है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में है। बट यहां पे एक नाम और तुमको मिल रहा है, वो मिल रहा है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं, किसके, ये होते हैं एक्स ऑफिसियो चेयरमैन राज्यसभा के। लेकिन जब एज ए वाइस प्रेसिडेंट इन पर जब इंपीचमेंट चलेगा, ठीक है, इनको हटाने देगा क्या है, इंपीचमेंट, और जब इंपीचमेंट चलेगा तो ये भाई साहब को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पार्टिसिपेट करने का अधिकार होगा और साथ साथ बोलने का भी अधिकार। क्योंकि इंपीचमेंट चल रहा है तो इनको अपना पक्ष रखने का अधिकार है, तो ये अपना पक्ष भी वहां पर रखेंगे। तो यहां पे आपको ऑप्शन वाइस प्रेसिडेंट भी सही होगा, अटॉर्नी जनरल भी सही होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है नन ऑफ दी एबव मोर देन वन, तो मोर देन वन ऑफ दी एबव होगा। ये बीपीएससी का क्वेश्चन था आपका 2016 का। हु एडवाइसेज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर। अब सेम क्वेश्चन है, भारत सरकार के लिए अटॉर्नी जनरल था, तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए कौन होगा, एडवोकेट जनरल होगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता था कैग पर, सीएजी कैग, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा पहले। कंट्रोलर, ठीक है, एंड ऑडिटर, दो वर्ड है यहां पर, ऑडिटर, जनरल, जनरल मतलब सबसे ऊपर। चलो ठीक है, कंट्रोलर, ये बहुत सारे लोग तो यही पे कंफ्यूज करते हैं, इसको कंट्रोलर पढ़ते हैं। कंट्रोलर नहीं है, कंट्रोलर का मतलब होता है, कंट्रोल का मतलब क्या होता है, नियंत्रण, और इसका मतलब होता है नियंत्रक, मतलब दोनों में अंतर है। कंट्रोल मतलब नियंत्रण करना, ठीक है, और
कंट्रोलर मतलब नियंत्रक, जो नियंत्रण कर रहा है, जो नियंत्रण, जो कंट्रोल करेगा। तो भाई साहब ये कंट्रोलर जो है ये किस बात का नियंत्रण करेंगे? तो एक्चुअल में जब स्टार्टिंग की बात करें, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था, तो इस समय बना गया था इंपीरियल ऑडिटर जनरल, उसमें ये नाम आया था ऑडिटर जनरल, ठीक है। अब बाद में धीरे धीरे 1935 आया, फिर ये बन गया सीएजी बन गया। कंट्रोलर एक्चुअल में ये हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं, ठीक है, ये हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं, ब्रिटेन में कंट्रोलर का मीनिंग है, कंट्रोलर का वो व्यक्ति होता है जो आपको पैसे की निकासी करने का ऑथोरिटी देता है। मतलब ये एक्चुअल में वो व्यक्ति है हु विल गिव सैंक्शन टू विड्रॉ मनी। कहां से? विड्रॉ मनी फ्रॉम consolidated फंड ऑफ इंडिया। तो ये क्या ऐसा है हमारे यहां? क्या हमारे यहाँ का सीएजी जो है वो पैसे की निकासी करने का सैंक्शन देता है? नहीं देता है। हमारे यहाँ ये काम किसका है? ये काम पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट मनी बिल लाती है, लोकसभा में रखाता है, उसके बाद पैसा एप्रोप्रिएशन बिल आता है, पैसा की निकासी होती है। तो एप्रोप्रिएशन बिल आके पैसे की निकासी होती है। जो पावर किसके पास है? वो पावर पार्लियामेंट के पास है। सीएजी के पास वो पावर है नहीं, बट हमने नाम रख लिया तो हमारा नाम यही चल रहा है, कंट्रोलर। एक्चुअल में हम लोग कंट्रोलर नहीं है, हम लोग सिर्फ ऑडिटर जनरल है, ऑडिट करना सिर्फ हम लोग ये वाला पार्ट है। लेकिन चलो ठीक है, जो पॉलिटी में लिखा हुआ वही पढ़ना है। तो आर्टिकल नंबर 148, ठीक है, आर्टिकल नंबर 148 से लेके 151 तक सीएजी को पढ़ाया गया, जिसमें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का नाम का एक व्यक्ति होगा जो अपॉइंट होगा किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, और उसको हटाने का पावर जो होगा वो सेम होगा जो हम लोग जज को हटाने का प्रोसीड्यूर है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सीएजी होता क्या है? सीएजी वो व्यक्ति है भारत में जो केवल और केवल ऑडिट करेगा। अब ऑडिट करेगा तो क्या करेगा? तो ऑडिट करने का मतलब समझाते हैं पहले यहाँ पे क्या है। जैसे कि हम लोग पकड़ ले लोकसभा और राज्यसभा, अगर हम बेसिक डिफरेंस की बात करें लोकसभा और राज्यसभा की, ठीक है, यहाँ पर यहाँ जो व्यक्ति बैठ रहे हैं दे ऑल आर कॉल्ड लेजिस्लेचर, दे ऑल आर कॉल्ड लेजिस्लेचर, वो विधायिका के पार्ट है। अब लोकसभा और राज्यसभा में बैठने वाला व्यक्ति लेजिस्लेटिव है, ये है लेजिस्लेचर। लोकसभा राज्यसभा में बैठ रहा है, चलो ठीक है यहाँ तक। अगर ऐसे कॉमन सेंस लगाएं कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, बट मान लो ऐसे सोचते हैं, आम आदमी हम लोग कुछ भी सोच सकते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा में अगर बात करें कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स देखा जाए तो लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। कौन से पावर है भाई? ध्यान देना। पहला अंतर, लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्टेड व्यक्ति बैठते हैं, जबकि राज्यसभा में इनडायरेक्टली इलेक्टेड। पहला अंतर तो यही है कि चूंकि यहां पे जो व्यक्ति बैठ रहा है वो डायरेक्टली इलेक्शन हुआ, जब जनता ने सीधे चुना और उसको भेज दिया, तो यहां पर इनडायरेक्टली, तो ऑब्वियसली डायरेक्ट वाला ज्यादा पावरफुल रहेगा। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो आता है मनी बिल के केस में, पैसा का खेल। जैसे फाइनेंशियल मैटर इन करेगा, मनी बिल कहाँ रखाएगा? तो मनी बिल लोकसभा में रखाएगा। मनी बिल लोकसभा से जब पारित हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा में मेजोरिटी किसकी होगी? सरकार जिसकी बनी, जिस पार्टी की सरकार बनी हुई है उसकी मेजोरिटी होगी। तो लोकसभा ने मनी बिल पारित कर दिया, वो मनी बिल चला गया कहाँ? राज्यसभा के पास। वो जैसे राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा के पास अगर राज्यसभा का मन किया कि हम कुछ अमेंडमेंट करें तो कर दिया अमेंडमेंट। लेकिन लोकसभा में जब वापस वो बिल आएगा तो लोकसभा की मर्जी है कि उस अमेंडमेंट को माने या ना माने। मतलब राज्यसभा ने अगर कुछ कहा तो लोकसभा उसको इग्नोर भी कर सकता है। दूसरा पॉइंट, 14 दिन के अंदर अगर राज्यसभा उसको पारित नहीं किया तो वो पारित माना जाता है। मतलब इस केस में, मनी के केस में, राज्यसभा को एक तरीके से शिथिल कर दिया गया कि भैया तुम चुपचाप बैठो, चूंकि यहां पर डायरेक्टली इलेक्शंस के थ्रू आए हुए व्यक्ति बैठे हैं और वो जो बोल रहा है वही सही है, तो आप यहां पर चुप हो जाओ। इस केस में देखोगे तो लोकसभा ज्यादा पावरफुल है पैसे के मामले में। अब अगर लोकसभा ज्यादा पावरफुल है
पैसा वो निकाल रहा है, तो सीएजी कहां पे एंट्री मारेगा? देखो सीएजी कहां एंट्री मारेगा, यानी कि लेजिस्लेचर के पास फुल पावर है पैसा का निकासी करने की और पैसे को खर्च करने की। लेजिस्लेचर फुल पावर में चल रहा है, उसको जो मन में आएगा पैसा निकाल के खर्च कर देगा। यहीं पर एक व्यक्ति को बैठा दिया गया, दैट इज कॉल्ड कैग, और वो क्या कर रहा है, वो यहां पर क्वेश्चन पूछेगा। किससे? इस लेजिस्लेचर से, कि भैया जो तुम खर्चा किए वो जरूरी था? जैसे मान लो कि ए से लेके बी तक जाने का कोई 2 जगह है, यहां से यहां तक जाने का 1 रोड, 2 रोड, 3 रोड, ऐसे घूम के रोड, ऐसे 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 करके रोड बना हुआ है। इतना सारा रोड बना हुआ है ए और बी के बीच में, और किसी लोकसभा के मेंबर ने बोला कि हम एक और रोड बनाएंगे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां पे उठ जाएगा कि भैया तुम ये रोड बनाया तो क्यों बनाया? तो ये क्वेश्चन पूछेगा कौन उससे? क्योंकि वो तो पावरफुल था लोकसभा, खुद से पैसा निकाला, खुद से अपना बजट लाया, खुद से सैंक्शन करवाया, एप्रोप्रिएशन बिल लाया, पैसा निकाल लिया और खर्च भी कर दिया। यहीं पर कैग का क्वेश्चन शुरू होता है कि भाई जो तुमने रोड बनाया, क्या सच में वो पब्लिक इंटरेस्ट में था? क्या जरूरत थी पब्लिक को उस रोड की? ये क्वेश्चन पूछेगा कि आपने जो खर्च किया वो क्या सच में इफिशिएंटली था, मतलब इफिशियंसी थी उसमें, जरूरी था वो खर्च करना? और जो खर्च करने का तरीका आपका है, क्या वो जो प्रोसेस आपने लगाया, जो प्रोसेस लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या उस प्रोसेस को आपने फॉलो किया? वो क्वेश्चन पूछ रही है। किससे? लेजिस्लेचर से। मतलब क्या हमारा समझा इतना खूबसूरत है कि किसी को हीरो बनने नहीं दिया। अगर तुम्हारे पास पावर यहां पर दिए हैं तुमको कि तुम पैसा निकाल सकते हो, तुम खर्च कर सकते हो, तो एक व्यक्ति को भी बैठा दिया जो इस चीज को देखेगा कि खर्च सही से हुआ या नहीं। यानी कि एग्जीक्यूटिव किसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है? लेजिस्लेचर को। तो ये चेक एंड बैलेंस चलता रहेगा, कभी तुम आगे कभी हम आगे। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर हमेशा आपस में टकराव करेंगे। तो यहां पर लिखता है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर, यानी सीएजी जो है शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर। ये आगे की बात है कि जब सीएजी के ऑफिस से तुम रिटायर कर जाओगे तो फिर तुमको आगे किसी और जगह नौकरी करने नहीं चाहिए। ये कहां लिखा हुआ? आर्टिकल 148 के 4 में। वो अपने ऑफिस को कितने दिन के लिए रखता है? 6 साल। अभी तो पढ़ रहे थे हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसमें टेन्यूर डिफाइंड नहीं था, यहां टेन्यूर डिफाइंड है 6 साल, या एज जो है 65 साल तक होनी चाहिए। चलो यहां टेन्यूर डिफाइंड कर दिया गया है। उसको हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ रिजोल्यूशन पासिस थ्रू द दोनों हाउस में इम्पीचमेंट चलेगा, प्रोसीड्यूर चलेगा। प्रोसीड्यूर का ग्राउंड जो होगा वो 2 ही ग्राउंड हो सकता है, एक होगा मिसबिहेवियर, एक होगा इनकैपेसिटी। कभी कभी एग्जाम में यही पूछता है कि किस ग्राउंड पर हम सीएजी को हटा सकते हैं, तो 2 ही ग्राउंड है तुम्हारे पास, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। दोनों हाउस में प्रोसीडिंग चलाकर हम उसको हटाएंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं। ही इज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, ये है सबसे इंपॉर्टेंट वर्क इसका, क्योंकि जो बताया कैसे, अभी पैसा जो निकला किसी ने खर्च कर दिया, ये गार्जियन है, ये देखेगा कि पैसा सही से खर्च हुआ कि नहीं हुआ, क्या गलत तरीके से खर्च कर दिया, क्या जरूरत नहीं थी तो खर्च कर दिया। तो ये गार्जियन है किस बात का? पब्लिक पर्स का। एंड कंट्रोल्स द इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री, ये हर जगह पर, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, सीएजी का काम ही है फाइनेंशियल कंट्रोल लाना। क्योंकि लेजिस्लेचर के पास पावर दिया हुआ है फाइनेंशियल पैसे को निकाल के खर्च करने का, तो इसको पावर दिया, तुम उसको कंट्रोल करोगे। देखो उटपटांग तरीके से पैसे ना निकाल ले ना खर्च कर दे, तुम देखते रहना। इसीलिए इसको कहा गया है आई एंड ईयर, ध्यान देना यहां पर। इसको कहा गया पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी पढ़े होगे, 15 सदस्य का मेंबर होता है, जिसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? विपक्ष का नेता। चलो इसको बाद में पढ़ेंगे। पब्लिक अकाउंट कमेटी का ये आंख और कान है। मुंह क्यों नहीं बोला गया? ईयर बोला गया एंड आई बोला गया, ठीक है। माउथ क्यों नहीं बोला गया? नहीं, बोलने का अधिकार नहीं है तुम्हारे पास, सीएजी को बोलने का अधिकार नहीं है। सीएजी सिर्फ अपना रिपोर्ट निकालकर जो पार्लियामेंट है वहां पर रख दिया जाएगा। भैया आप बाकी हम तो निकाल दिए फाइंडिंग कि आप गलत किए कि सही किए, लेकिन हम बोलेंगे नहीं। ये कौन बोलेगा? ये बोलेगा पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसके चेयरमैन कौन है? ओपोजिशन के नेता, लीडर ऑफ ओपोजिशन। लीडर ऑफ ओपोजिशन मतलब क्या हुआ? सरकार पर अंकुश लगाया जा रहा है कि अगर तुम गलत तरीके से पैसा खर्च करोगे तो तुम्हारे खिलाफ बोलने के लिए किसको रखा गया है? लीडर ऑफ ओपोजिशन, जो हमेशा सरकार के खिलाफ ऐसे ही बोल रहा है, तो उसको रख दिया गया यहां पर कि सीएजी बताएगी कि गलत हुआ सही हुआ, बता के रख देगी पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास। पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन कौन? ओपोजिशन का लीडर, और वो पढ़ेगा उसको, अब वो बोलेगा। सो ये ई आई है, ईयर है, बट माउथ नहीं है, ये माउथ नहीं है,
ठीक है, सीएजी को मुंह नहीं दिया गया, आंख दिया गया और कान दिया गया। ही सबमिट्स हिज ऑडिट रिपोर्ट, किसको रिपोर्ट सबमिट करेंगे वो, तो वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट साहब को। ठीक है, वो अपना रिपोर्ट जो भी फाइंडिंग उनकी हुई वो रिपोर्ट सबमिट कर दिए प्रेसिडेंट साहब को, प्रेसिडेंट साहब उसको रख दिए पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट में उस रिपोर्ट को पढ़ेगा कौन, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, तो ये बनाया गया है एक ऐसा पैटर्न कि कहीं से भी कोई अगर चाहे तो भाग नहीं सकता है। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी उसको पढ़ के बताएगी कि क्या क्या चीजें हुआ। ठीक है, चलो ये हो गया यहां तक का बात, आगे बढ़ते हैं। ही सबमिट्स ऑडिट रिपोर्ट रिलेटिंग टू अकाउंट्स स्टेट, और स्टेट में अगर होगा तो गवर्नर साहब को पेश कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कहा था सीएजी से बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिस कोई नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत बाबा अम्बेडकर के द्वारा कहा गया कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीएजी से ज्यादा महत्वपूर्ण अधिकारी कोई नहीं है। ऑब्वियस बात है, जो अधिकारी फाइनेंशियल कंट्रोल कर रहा है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं होगा। ठीक है, ये जो होते हैं ये भाई साहब अपना एक अलग एक का कानून एक्ट बना 1978 में, जिसमें अकाउंट्स को ऑडिट से अलग कर दिया गया। चलो ठीक है, सीएजी जो है अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं, तीन तरह का रिपोर्ट। एक होता है ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, मतलब जो पैसा निकला उसका अकाउंट्स का। दूसरा ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट, जो फाइनेंशियल अकाउंट है उसका रिपोर्ट करेगा। और तीसरा जो है अंडरटेकिंग, पब्लिक अंडरटेकिंग की रिपोर्ट का, यानी कि ये किसी भी ऑफिस, सरकार के किसी भी ऑफिस को ऑडिट कर सकता है, इसके पास पावर है, आई होप करना चाहिए। प्रेसिडेंट लेज दीज रिपोर्ट्स बिफोर द, वही बात बोल रहे जो पार्लियामेंट के हाउस पे रख दिया जाएगा, जहां पे पब्लिक अकाउंट कमेटी इसको पढ़ेगी और इसके फाइंडिंग को बताएगी जनता को कि देखो क्या किया आपके सरकार में। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। द ऑफिस ऑफ सीएजी क्रिएटेड थ्रू क्या, कहां पर है लिखा हुआ, क्या पार्लियामेंट के किसी एक्ट में है कि कॉन्स्टिट्यूशन में है कि कैबिनेट में है, तो ऑब्वियस बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 से 151 तक बताया गया है। सो आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन है यूपीएससी का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटी इज नॉट परफॉर्म बाय सीएजी, बताओ कौन सी ड्यूटी सीएजी नहीं परफॉर्म करता है, एक एक करके पढ़ लेते हैं। टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एकदम ये काम करती है। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के सभी अकाउंट्स का ऑडिट सीएजी करती है। ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंटीजेंसी फंड, तीन तरह का फंड पढ़ते थे हम लोग ना, तो इसका भी करेगी, इसका भी करेगी। ऑडिट रिपोर्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाँ ये भी करेगी। टू कंट्रोल द रिसिप्ट एंड इशू ऑफ पब्लिक मनी, ये फंस गया क्वेश्चन कि इशू ए पब्लिक मनी, पब्लिक मनी इशू करने का अधिकार सीएजी को कब से होने लगा, नहीं है। चलो ये वाला गलत है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन इंडिया अदर देन इंश्योरिंग दैट पब्लिक फंड, ठीक है, आर यूज्ड इफिशियंटली, जो हम बार बार बोल रहे थे कि किसी पैसा को खर्च करना जो है वो कितना इफिशियंटली तुमने खर्च किया, इसको छोड़कर बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ का है, यूपीएससी का है। ठीक है, बोलता है कि सीएजी पब्लिक फंड जो यूज हुआ उसकी इफिशियंसी और इंटेंडेड पर्पस, दोनों पर्पस भी छोड़ दो, इसको छोड़ के बात करें अगर हम, तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफिस ऑफ सीएजी, तो बताओ इस दो को अगर छोड़ देते हैं तो सीएजी का क्या वैल्यू है। पहला पढ़ते हैं पॉइंट, CAG exercise in checker control on behalf of the parliament when the president of India declares national emergency, financial emergency। यहां पे बोल रहा है कि CAG जो है वो इन चेकर, वो चेक काटने की अथॉरिटी हो जाएगी ना, ये पैसा, ये अथॉरिटी केवल और केवल पार्लियामेंट के पास और किसी के पास नहीं है। ठीक है, CAG report on the execution of the project or program by the ministry are discussed by the public account committee। हाँ ये होगा, वो एग्जीक्यूशन पे बात करेगी। इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीएजी रिपोर्ट कैन बी यूज बाय इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, प्रेस चार्जेस, हाँ ये भी बताएगी। गवर्नमेंट ऑफ कंपनी, सीएजी है सर्टेन जुडिशियल, नहीं जुडिशियल कोई पावर, क्या बोले उसके पास मुंह है ही नहीं, वो बोल ही नहीं सकता है, तो जुडिशियल पावर अगर दे दोगे तो उसको बोलना पड़ेगा। उसके पास आंख और कान है, मुंह तो है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कौन कौन सही है, 2 और 3 सही है, 2 और 3 सी आंसर हो जाएगा सही आपका। 18 क्वेश्चन, द एडवोकेट जनरल ऑफ ए स्टेट, सेम बात जैसे सीएजी वहां था वैसे यहां पर। अच्छा ये एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल का भाई बोल रहा है, ठीक है। एडवोकेट जनरल ऑफ ए स्टेट इज इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। यानी यह होगा क्या, एडवोकेट जनरल का अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर जनरल करता है, प्रेसिडेंट साहब का तो करते ही नहीं, यानी ये वाला स्टेटमेंट गलत है।
एज प्रोवाइडेड सिविल प्रोसीड्यूर को हाई कोर्ट हैव ओरिजिनल अपीलेट एंड एडवाइजरी जुडिडिक्शन, नहीं, हाई कोर्ट के पास अपीलेट अथॉरिटी नहीं है, ये नहीं होगा, ओरिजिनल अपीलेट नहीं है, यानी कि नाइदर वो नहीं। अच्छा, ये आईएएस का क्वेश्चन था 2009 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, पब्लिक पर्स का गार्जियन कौन है? ऑब्वियस बात है सीएजी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, थैंक यू, लास्ट हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं अब साइंस के क्वेश्चंस। होप आपको अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।